गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे क्रैश कोर्स में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी पावर भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज़ होता रहता है। एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। या वर्क भी हम देखें तो हर जगह पर वर्क की हम बात कर सकते हैं। तो आज जो है हम वर्क एनर्जी पावर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करें कि वर्क क्या होता है। तो वर्क क्या होता है, तो वर्क किसी भी फोर्स के कारण होता है। तो पहले वर्क के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब वर्क कब होता है, जब कोई फोर्स लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बस परपेंडिकुलर टू फोर्स नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से मैथमेटिकली वर्क को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो फिर वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क के लिए क्या चाहिए हमें, एक तो फोर्स होना चाहिए, कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। तो हम बोलेंगे कि वर्क हो सकता है या वर्क होगा, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर कैन बी रिटन एज एफ डीएस कॉस थीटा। नाउ डायमेंशंस क्या होती हैं वर्क की, तो डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, एसआई यूनिट होती है जूल, सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। और वर्क एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। कैसे, वो डिपेंड करेगा मेनली थीटा पर। जैसे वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये पॉजिटिव होगा। डीएस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये भी पॉजिटिव होगा। अब इनके बीच का एंगल कैसा है, तो अगर एंगल एक्यूट होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, यानी वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। एंगल ऑप्ट्यूस होगा तो वर्क नेगेटिव आ जाएगा। और एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क जीरो हो जाएगा। या वर्क जीरो होने के और भी केस हो सकते हैं कि या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए या फोर्स ही जीरो हो जाए, तो भी वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला केस एक कॉमन केस होता है सर्कुलर मोशन का, कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है बॉडी का, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से, तो उस पर फोर्स कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है हमेशा। और वेलोसिटी कहाँ होती है, टेंजेंट के अलोंग होती है। तो दोनों के बीच का हमेशा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो इस केस में वर्क क्या होता है, जीरो होता है। पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। फिर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब देखो इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, ये तो जनरल फॉर्मूला होता है वर्क का। अब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। हमने क्या देखा, फोर्स क्या है, सॉरी, वर्क क्या है, इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन, तो एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बचेगा। और डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो इस तरह से कांस्टेंट फोर्स का वर्क हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर या एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें भी अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो फोर्स, एफ वेक्टर दिया है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। या ये ऑलरेडी हमने सीखा है वैसे ही, कि अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी, और ए से बी तक हम बॉडी को लेकर गए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो ए से बी अगर बॉडी को ले जा रहे हैं तो फोर्स तो हमें पता है कंपोनेंट फॉर्म में, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x वाली टर्म में से x वाली टर्म माइनस कर देंगे, और वो भी फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। ऐसे y वाले में से y वाला माइनस कर देंगे, y2 माइनस y1 j कैप, फिर प्लस z2 माइनस z1 k कैप।
सो दिस वे वी कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट अगर हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं जहां पर पार्टिकल्स को ले गए। अगर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है तो हम डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट सबको लेना आता ही है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एफ एक्स इंटू एक्स आ जाएगा या x2 माइनस x1 आ जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन है तो। जे कैप वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी एफ वाई इंटू वाई, और के कैप वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी एफ जेड इंटू जेड। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। और कहीं पे अगर कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रखी है तो उसमें फिर हम डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ब्लॉक है, फोर्स लगा ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, कांस्टेंट फोर्स है तो हम एंगल निकाल लेंगे, तो एफ एस कॉस थीटा, उसमें हमें थीटा की वैल्यू अगर पता है तो हम कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अब एक क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग अ ग्लास ऑफ वाटर वेइंग 0.5 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो देखो कुछ नहीं दिया तो हम यही मान के चलते हैं कि हम उसको धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं। तो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg, हमको कहां फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर, और अगर धीरे धीरे ग्लास को ले जा रहे हैं तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा mg, और हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया उसका 20 सेंटीमीटर। अब ये कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल 0 डिग्री आ गया। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो फोर्स इज 0.5 मास हो गया इंटू जी 10 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर, उसको 20/100 हम लिख देंगे। एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, तो 1 जूल आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको तेज ले जाते बाई चांस, तो अगर तेज ले जाकर भी वापस रेस्ट पर ले आते तो वर्क इतना ही होता। लेकिन अगर तेज ले जाकर, क्योंकि अगर हम सीधे एसिलरेट कराकर ले जाएंगे तो वहां पर उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा वर्क हम करेंगे वो उसकी वेलोसिटी में चला जाएगा, और उसको निकालने के लिए फिर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो जनरली जब कुछ नहीं दिया तो हम यही मान के चल रहे हैं कि हम उसको रेस्ट से रेस्ट पे ले गए, यानी हमने जो भी वर्क किया वो ग्रेविटी के अगेंस्ट किया, कोई भी वर्क उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए नहीं किया। ठीक है, तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, या वैसे डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 जूल इज द आंसर। उसके बाद अगर वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स का वर्क इंटीग्रेशन से निकलता है। वेरिएबल फोर्स का वर्क क्या होगा, इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, अब इसमें एफ वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो हम ds वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ds वेक्टर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिख सकते हैं, तो ds वेक्टर कैन बी रिटन एज dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। और अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे एफ वेक्टर और ds वेक्टर का, तो क्या आ जाएगा fx इंटू dx। ठीक है ना, इसको डॉट करेंगे तो x वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो fx dx, फिर प्लस fy dy प्लस fz dz, इन तीन चीजों का इंटीग्रेशन आएगा। fx dx में जो लिमिट लगेंगी वो x के इनिशियल पॉइंट से x के फाइनल पॉइंट तक लगेंगी। ठीक है ना, y का जो होगी वो y के इनिशियल पॉइंट से y के फाइनल पॉइंट तक लगेंगी, z की लिमिट z के इनिशियल पॉइंट से z के फाइनल पॉइंट तक लगेंगी। तो इस तरह से हम ये वर्क निकाल सकते हैं वेरिएबल फोर्स का। ठीक है, अच्छा इसमें एक सवाल पूछा है कि अगर फोर्स टाइम का फंक्शन होगा, अगर फोर्स टाइम का फंक्शन होगा तो भी डेफिनेशन तो यही रहेगी कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में करना है, ऐसा नहीं हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें। तो यहां से क्या करोगे, फिर एसिलरेशन निकाल लोगे टाइम के फंक्शन में, तो एसिलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अपॉन मास। फिर यहां से वेलोसिटी निकाल लोगे, तो वेलोसिटी कैसे निकलती है, इंटीग्रल ए डी टी से, तो इंटीग्रल ए डी टी विल गिव अस वेलोसिटी, तो इंटीग्रल एफ बाय एम इंटू डी टी। ये वेलोसिटी निकाल के फिर हम उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो ज्यादा सबसे कन्वीनियंट होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगी जिस टाइम पे हमको वर्क बताना है, और इनिशियल अगर काइनेटिक एनर्जी पता है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है अगर फोर्स टाइम के फंक्शन में है। ऐसा नहीं कि हम इंटीग्रल एफ डी टी कर दें, डेफिनेशन ही बदल दें फोर्स की, सॉरी वर्क की। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया भी होता है। तो अगर कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया हमें मैग्नीट्यूड दे देता है वर्क का। और उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होगा, वही कि फोर्स पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक्स है और ये एफ एक्स है। अब मान लो हम यहां से यहां जा रहे हैं, ऐसा गए। अब एक्स एक्सिस के ऊपर हर पॉइंट पे फोर्स कैसा है, पॉजिटिव, और हम आगे जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, पॉजिटिव। तो ये जो एरिया है ये कैसा वर्क देगा, हमें पॉजिटिव वर्क मिल जाएगा यहां से। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो एफ वाई मान लें, उसमें ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ कैसा भी हो सकता है ग्राफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे दे रखा है। ठीक है, एरो दे रखा है या पॉइंट बता रखे हैं डिस्प्लेसमेंट के। तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्स तो पॉजिटिव ही है वाई एक्सिस के ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखोगे हम कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई में। तो फोर्स पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, यानी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस केस में जो एरिया आएगा वो नेगेटिव वर्क देगा, मतलब उस एरिया के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है। तो एरिया से हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, यहां पे ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, नहीं, एरिया से मैग्नीट्यूड मिलेगा। उसके बाद देखना है अगर वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव हैं तो वर्क पॉजिटिव होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों नेगेटिव हैं तो भी वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। हाँ, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में आ जाएंगी तो डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगी तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो वर्क स्केलर है एंड बट इट कैन हैव पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू भी हो सकती है। और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे कम वर्क। ठीक है, जैसे वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब कि वो कम वर्क को डिनोट कर रहा है और पॉजिटिव मतलब वो ज्यादा वर्क को डिनोट कर रहा है। चलो, जैसे एक वेरिएबल फोर्स के वर्क को देखें हम, तो एक ये फोर्स दे रखा है 10 + 0.5x और हमें वर्क बताना है 0 से 2। तो आप भी कीजिए इसको, ठीक है ना। बाकी अपने पास अभी टाइम कम है तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं ताकि आप भी अपने आप एक बार ट्राई करते रहिए। तो वर्क क्या होगा, इंटीग्रल f dx होता है। तो 10 + 0.5x को मैं x/2 लिख देता हूं, x/2 dx, और इसमें लिमिट्स लगा देंगे 0 से 2। तो ये आ जाएगा 10x प्लस x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, एक 2 पहले से, दैट इज 4। तो ये आ जाएगा, लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 2। अब पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10 × 2 = 20, फिर यहां पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/4 ये आ जाएगा, -0 रखेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो 4/4 = 1, तो आंसर वुड बी 21 जूल। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब वर्क डन बाय सेवरल फोर्सेस, तो अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, जितने भी फोर्सेस हैं उनका इंडिपेंडेंटली वर्क निकालकर हम ऐड कर सकते हैं। तो वैसे इसमें ये हमें डिस्प्लेसमेंट अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही बॉडी पर अगर बात करें तो जो वर्क है वो तो फोर्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा। तो हम ये एस को सबको सेम बोल सकते हैं। तो नेट वर्क डन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हम सारे फोर्स को क्या ले लें, एक साथ ले लें। ठीक है, तो अगर एक सिंगल बॉडी पे हम नेट वर्क डन की बात कर रहे हैं तो सारे फोर्सेस के वर्क का क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। और अगर हम एक सिस्टम की बात करें जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलग अलग फोर्सेस से, फिर हमें अलग अलग हर ऑब्जेक्ट पे वर्क निकालकर पूरे सिस्टम का नेटवर्क हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक सिस्टम है तो नेटवर्क ऑन सिस्टम, क्योंकि सिस्टम में अलग अलग बॉडीज का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है।
सिस्टम में जैसे मान लो 4-5 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेट वर्क डन ऑन सिस्टम ऑफ बॉडीज या ऑब्जेक्ट, उस केस में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है अलग अलग बॉडीज का, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क ऑन फर्स्ट बॉडी, नेट वर्क ऑन सेकेंड बॉडी एंड सो ऑन। और पहली बॉडी पे जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, उस पे लगने वाला नेट फोर्स जो भी है उसको मैं F1 ही बोल देता हूँ, डॉट S1, दूसरी बॉडी के लिए F2 डॉट S2। इस तरह से हम उसको नेट वर्क डन को बता सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम सिंगल बॉडी की बात कर रहे थे, तो इसलिए जैसे ऑन अ बॉडी, एक बॉडी, तो एक बॉडी के तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते ना भाई, एक बॉडी है ये यहां से यहां चली गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला पाथ मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या वेक्टर होता है। तो फॉर अ सिंगल बॉडी डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन सेम। फोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं कि एक फोर्स ऐसे लगा हो, एक फोर्स ऐसे लगा हो, एक फोर्स ऐसे लगा हो, फोर्स कैन बी डिफरेंट, लेकिन एक सिस्टम ऑफ बॉडीज है उसमें अलग अलग बॉडीज का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स से नहीं देखा जाता, डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेट देखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट द वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, नेट फोर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हमें एक बॉडी पे फोर्स के, एक बॉडी पे नेट वर्क डन निकालना है तो क्या हो जाएगा, सारे फोर्सेस का समेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा एक सवाल पूछा है, अगर फोर्सेस अलग अलग टाइम पे लगे हो, अगर अलग अलग टाइम पे भी लगे हैं तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एक फोर्स जब तक लग रहा है वो तब तक ही वर्क कर सकता है, उसके बाद नहीं करता। तो ये कॉमन सेंस है कि देखो पहली बात, वर्क कब होगा, जब फोर्स लगेगा और जब तक लगेगा। अगर लगना बंद हो गया वो फोर्स तो फिर उसका वर्क आगे हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो एक फोर्स का वर्क तब तक ही होगा जब तक वो फोर्स लगेगा, तब तक हम उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। उसके बाद अगर दूसरे फोर्सेस लग रहे हैं तो फिर उनका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से, वो तो कॉमन सेंस है कि फोर्स वर्क तभी करेगा जब वो लगेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी किसका होना चाहिए, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। ये भी ध्यान रखना है कि वर्क तभी होता है जब जिस पॉइंट पे फोर्स लगे उसका डिस्प्लेसमेंट हो। जैसे मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड मैंने पकड़ के रखा हुआ है, यहां पर मैंने एक एंड को पकड़ लिया, यहां पर फिक्स कर दिया पकड़कर, और कोई इस एंड को पकड़कर ले जा रहा है, खींचकर ले जा रहा है। अब ये वाला एंड चल रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो ये फोर्स वर्क कर रहा है। लेकिन यहां मैंने अगर पकड़ के रखा हुआ है तो फोर्स तो मुझे भी लगाना पड़ेगा पकड़ के रखने के लिए, लेकिन ये वाला एंड फिक्स है, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो अगर उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा जहां पर फोर्स लग रहा है तो वर्क क्या होगा, जीरो। यानी कि मैंने जो फोर्स लगाया, मेरे द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जो दूसरा पर्सन इस एंड को खींच कर ले जा रहा है, वो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसने वर्क किया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर की। तो पावर क्या होती है, तो पावर मतलब जैसे शक्ति बोलते हैं हिंदी में, तो पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द बॉडी कैन डू वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर बोला जाता है। पावर किसके बराबर होती है, पावर बराबर होती है वर्क अपॉन टाइम के बराबर होती है पावर। ठीक है, तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम। और ये जो है ये क्या कहलाती है, एवरेज पावर। मतलब हम एक इंटरवल की बात कर रहे हैं कि किसी इंटरवल टी में अगर W वर्क हुआ तो पावर कैन बी रिटन एज वर्क अपॉन टाइम। हाँ, एक सवाल पूछ रहे हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग। हाँ, स्प्रिंग का वर्क एक वेरिएबल फोर्स का ही वर्क है, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स वेरिएबल फोर्स होता है। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, -kx। It is a variable force. So work done by spring is an example of variable force. Work done by variable force. ठीक है, तो पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, W/T। इसको हम एवरेज पावर भी बोलते हैं, क्योंकि एक इंटरवल में जब हम पावर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज पावर। अब इंस्टेंटेनियस पावर की अगर कोई बात करे तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, dW/dt। dW इज F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये हमने देखा वर्क इज F डॉट ds होता है अपॉन dt।
अब यहाँ पे ds बाई dt जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो पावर कैन बी रिटर्न एज f वेक्टर डॉट v वेक्टर। तो पावर, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं कॉमनली। वैसे ये तो होता है dw बाई dt, लेकिन मैक्सिमम हमें इंस्टेंटेनियस पावर के लिए क्या यूज करना पड़ता है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो यहां से देखोगे ये भी डॉट प्रोडक्ट है, तो कैसी क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल एक्यूट हो गया तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी, एंगल ऑब्ट्यूस हो गया तो पावर नेगेटिव आ जाएगी, राइट एंगल हो गया तो जीरो आ जाएगी। अच्छा, एक सवाल पूछा है, रोप का वर्क स्प्रिंग जैसा नहीं होता, रोप का वर्क अलग होता है। स्प्रिंग का वर्क जो है वो डिफरेंट है, वो उसके एक्सटेंशन या कंप्रेशन पे डिपेंड करता है। रोप में डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। रोप की लेंथ फिक्स रहती है, तो उसकी टेंशन जो है उसके एक्सटेंशन या कंप्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो उस बात पे डिपेंड करती है उसको कितने फोर्स से पुश किया जा रहा है या किस ब्लॉक से वो अटैच्ड है। अच्छा, पावर की डायमेंशन क्या होती है, तो वर्क की हमें पता है ml2t माइनस 2t से डिवाइड करेंगे तो ये डायमेंशन आ जाती है ml2t माइनस 3। एसआई यूनिट जो है जूल अपॉन सेकंड आ जाती है, जिसको वॉट भी बोला जाता है, ठीक है, वॉट। और भी कुछ यूनिट्स होती हैं पावर की जो यूज की जाती हैं कॉमनली, जैसे किलोवॉट। किलोवॉट का मतलब 1000 वॉट या 10 की पावर 3 वॉट। मेगावॉट, मेगावॉट मतलब 10 की पावर 6 वॉट, ठीक है, या 10 की पावर 3 किलोवॉट, या वॉट में अगर हम बात करें तो दिस इज 10 रेज़ टू द पावर 6 वॉट। एक कॉमन यूनिट हॉर्स पावर भी होती है, तो हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 746 वॉट के बराबर होती है, ठीक है। अब बाकी फोर्स इंटू वेलोसिटी से भी यूनिट लिख सकते हो, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कॉमनली हम वॉट ही यूज करते हैं या जूल पर सेकेंड यूज कर लेते हैं। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखना है कि स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस पावर। क्यों, पावर क्या होती है, dw बाय dt। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। तो वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस पावर दे देता है, ठीक है। देन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। तो वर्क जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल पी dt लिख सकते हैं। तो एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ हमें क्या दे देता है, वर्क दे देगा। तो ये भी थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है, कई बार ये ग्राफ कॉमनली यूज नहीं होते तो हम इनको समझ नहीं पाते या टाइम वेस्ट कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया ग्राफिकली तो हमें ये चीजें हेल्प करती हैं, ये इंफॉर्मेशन, कि वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस पावर। पावर टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। अच्छा, कई बार एफिशिएंसी पूछी जाती है, किसी मशीन की एफिशिएंसी क्या है। तो एफिशिएंसी कहीं पर भी फिजिक्स में या कहीं पर भी नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम जब वर्ड यूज करते हैं, एफिशिएंसी का मतलब है कि हमने जितना इनपुट दिया उसका कितना पार्ट यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो ऐसे ही एक मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है कि उसने कितनी पावर खर्च, मतलब यूज की, बेसिकली जैसे इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है वो मशीन, तो कितनी उसने यूनिट्स पावर यूज की और कितना यूजफुल आउटपुट प्रोड्यूस किया। जैसे वो गर्म हो गई, वो हमारे लिए बेकार है मान लो, उसने नॉइस क्रिएट की, वो भी वेस्ट हो गई एनर्जी। तो कितना यूजफुल कन्वर्जन हुआ इनपुट एनर्जी का, दैट इज कॉल्ड दी एफिशिएंसी। तो क्या हो गया, ये वर्क डन, जो हमने वर्क चाहिए था, रिक्वायर्ड वर्क डन, मतलब या आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट, ये फ्रैक्शन में आ जाती है एफिशिएंसी। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। जैसे अभी एक क्वेश्चन है कि अ पंप कैन टेक आउट 70 to 100 kg ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम अ वेल 100 मीटर डीप। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप एज्यूमिंग दैट इट्स एफिशिएंसी इज 50%। यानी कि जो पानी को बाहर पंप कर रहा है उसमें जितना वर्क हो रहा है, मोटर को उससे डबल पावर सप्लाई करनी पड़ रही, क्योंकि कुछ पावर या कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो पंप की पावर क्या होगी ये हमसे पूछा है, ठीक है, और एफिशिएंसी 50% है। तो क्या करोगे इसमें, तो पहले तो आउटपुट पावर निकाल लोगे, पावर आउटपुट। आउटपुट पावर क्या हो गई, जो वर्क हुआ और जितने टाइम में हुआ।
तो कितना वर्क हुआ, अब इतना केजी वाटर है जिसको इतनी डीप से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, mgh अपॉन t। तो m कितना हो गया 70 to 100, g कितना हो गया 10, h कितना हो गया 100, टाइम कितना लगा 1 आवर, तो 3600, ठीक है, सेकेंड। तो 1 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2000 वॉट, ये आउटपुट पावर है। अब आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इज एफिशिएंसी। तो जो पंप की पावर है वो इनपुट पावर है, तो इनपुट पावर क्या हो गई और एफिशिएंसी किसके बराबर है 50%, परसेंट में 50 है, वैसे उसकी बात करें तो 1/2 आ जाएगी। तो इनपुट इज 2 टाइम्स आउटपुट, तो 4 किलो वॉट, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका वर्क किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो जैसे कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, अब हम किसी बॉडी को ए से बी ले गए, मान लो इस रास्ते से ले गए, फिर कोई इस रास्ते से ले गया, फिर कोई इस रास्ते से ले गया, ऐसे अलग अलग पाथ से हम लेकर चले गए। अब किसी फोर्स का वर्क अगर हर पाथ में सेम आता है, 1 में भी 2 सेम आया, 2 में भी सेम आया, 3 में भी सेम आया, तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जिसका वर्क हर पाथ में सेम आता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलास्टिक फोर्स जो होता है स्प्रिंग का वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं जो हम कॉमनली एक्सपीरियंस करते हैं या पढ़ते हैं। फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फिर उसका उल्टा हो जाएगा, जिसका वर्क पाथ पर क्या करता है, डिपेंड। अच्छा एक और चीज, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्लोज्ड पाथ में क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो इन क्लोज्ड पाथ वर्क डन इज जीरो। क्यों, क्योंकि क्लोज्ड पाथ में हम घूम फिर के वहीं लौट आए, तो अगर वहीं लौट आए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, और वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। तो अगर क्लोज्ड पाथ होता है तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम अगर जाने में अलग अलग पाथ यूज करते हैं तो सब पाथ में वर्क सेम होना जरूरी नहीं है। अच्छा ऐसा भी नहीं कि हर पाथ में डिफरेंट होगा, यह भी ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है कि किन्हीं दो पाथ में सेम आ जाए, लेकिन हर पाथ में सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि W1 इज इक्वल टू W2 हो जाए, लेकिन अगर किसी भी एक पाथ में डिफरेंट वर्क आ गया तो वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। और क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होना कोई जरूरी नहीं है, नॉन जीरो वर्क हो सकता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स, तो कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, जो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस होते हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्सेस, अगर रिटार्डिंग फोर्सेस जो हैं, ये सब जनरली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव बेसिकली वो होते हैं जो एनर्जी को डिसिपिएट कराते हैं, खर्च कराते हैं, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो गया, लाइट की फॉर्म में हो गया, साउंड की फॉर्म में हो गया। तो एनर्जी डिसिपिएट कराने वाले, खर्च कराने वाले फोर्स मेनली नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, जहां पे एनर्जी बर्बाद हो गई एक तरीके से। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, एनर्जी बेसिकली स्टोर हो जाती है, आगे हम देखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर हो जाती है और उसको वापस से क्या किया जाता है, जा सकता है, हम रीगेन कर सकते हैं उस एनर्जी को। तो जनरली वो फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। अच्छा एक सवाल पूछा है कि क्लोज्ड पाथ का वर्क हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि क्लोज्ड पाथ में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। देखो अब ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है, क्लोज्ड पाथ में हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा, लेकिन वर्क इज इक्वल टू जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है।
ठीक है। वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रल एफ डॉट डी एस होता है, तो क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। जैसे इसका एग्जांपल लें कि एक ब्लॉक है, मान लो इसको मैं सरफेस के अलोंग चला रहा हूं और ऐसे चलाकर मैं वापस लेकर आ गया और ये रफ सरफेस है, तो मैं इसको चला रहा हूं, हर इंस्टेंट पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट, वेलोसिटी ऐसे है, ऐसी यहां पर वेलोसिटी ऐसे है, फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसे। तो हर इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट कहां होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। फोर्स कहां लग रहा है, वेलोसिटी के ऑपोजिट, तो वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव वर्क पूरे पाथ में ऐड होता जाएगा, तो नेट वर्क डन जीरो नहीं आएगा, नेट वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव वर्क आएगा नेट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्लोज पाथ में नेट वर्क डन जीरो हो। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में नेट वर्क डन जीरो होता है क्लोज पाथ में, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं, मतलब जो कांस्टेंट फोर्सेस हैं, दे आर आल्सो कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कांस्टेंट फोर्सेस के केस में नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अदरवाइज वेरिएबल फोर्स में नेट वर्क डन नॉन जीरो भी हो सकता है। तो ये मिसकंसेप्शन अपना दूर रखें थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद एनर्जी, तो एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द इंटरनल कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, ठीक है। जैसे हम भी बोलते हैं कि आज हम बहुत एनर्जी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। एनर्जी मतलब हमारे अंदर एक ऐसी वो चीज लग रही है कि हाँ यार आज हम बहुत काम कर सकते हैं। हमारी अंदरूनी क्षमता क्या है किसी काम को करने की, उसको एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द इंटरनल कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, यानी कि हम बोलते हैं कि एनर्जी है किसी चीज के पास, मतलब उसके पास वर्क करने की क्षमता है। एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और एनर्जी कोई भी हो, ध्यान रखना है, वो जैसे क्या होती है, कोई भी एनर्जी ले लें हम, काइनेटिक, पोटेंशियल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सभी एनर्जीज की यूनिट, डायमेंशन, सब चीजें क्या होंगी, सेम। तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, हर एनर्जी स्केलर होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला सभी एनर्जीज का सेम होगा, mL2T-2, और यही वर्क का भी होता है। एसआई यूनिट इसकी भी क्या होती है, जूल, वर्क की भी जूल होती है। अदर यूनिट्स अर्ग होती है, तो 1 अर्ग इज 10⁻⁷ जूल। एक जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है उसको मेजर किया जाता है किलोवाट आवर, जिसको 1 यूनिट बोला जाता है, ठीक है ना। हम जो बिजली का बिल देते हैं वो यूनिट में देते हैं, तो 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। ये किसके बराबर होती है, 36 × 10⁵ जूल, या इसको हम 3.6 मेगा जूल भी बोल सकते हैं। तो अगर हम एक यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो हम इतनी एनर्जी खर्च करते हैं। कई बार जब हम मॉडर्न फिजिक्स में बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह की, तो एनर्जी वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दी जाती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर वो जूल में वैल्यू आती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है वैसे, कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल से हम एक्सीलरेट कराएंगे तो उसके पास कितनी एनर्जी आएगी, तो उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल। और जूल और कैलोरी में कई बार रिलेशन जरूरत पड़ जाती है, तो 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.2 जूल। वैसे ज्यादा एग्जैक्ट क्या होता है, 4.18 जूल, अप्रोक्सीमेटली हम उसको 4.2 जूल लिख लेते हैं। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि किसी पार्टिकल की उसकी वेलोसिटी के कारण या मोशन के कारण जो वर्क करने की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसको क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की क्या होती है, ½mv²। m इज मास ऑफ द पार्टिकल, v इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का स्क्वायर मींस सेम एज स्पीड का स्क्वायर। वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग है, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट। और v डॉट v क्या होगा, v और दो वेक्टर सेम है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये v² के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी स्क्वायर इज सेम एज स्पीड स्क्वायर। तो हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी का स्क्वायर या स्पीड का स्क्वायर, कोई उसमें अंतर नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी में देखोगे मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और v² भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है। 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। फिर इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी।
जैसे मास तो जनरली क्या होता है, फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मास भी फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन वो तब हम यूज करते हैं जब कोई चीज बहुत तेज स्पीड से जा रही हो, खासकर रिलेटिविटी लाइट के बराबर स्पीड से कोई चीज मूव कर रही हो, तो मास के चेंज को हम जनरली कंसीडर करते हैं। लेकिन मैकेनिक्स में हम मास को ऐसा मान सकते हैं कि रफली वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है या फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, और स्पीड जो है वो फ्रेम पर डिपेंड करती है। अलग अलग फ्रेम में बॉडी की स्पीड अलग अलग हो सकती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। अब काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। हम इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा। m v इज p, तो p स्क्वायर बाय 2m ये आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m, और p जो है अंडर रूट 2m के। ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये किसके लिए लगते हैं, एक पार्टिकल के लिए, सिस्टम के लिए नहीं लगा सकते। दीज आर एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल्स। अच्छा, एक सवाल पूछा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर, एक तरीके से कि किस जगह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई ट्रेन में जा रहा है, अब कोई बाहर से देखेगा तो ट्रेन में चलने वाली हर चीज उसको चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन ट्रेन में जो दो लोग हैं उसको एक पर्सन को दूसरा पर्सन रेस्ट पे दिखाई देगा। तो बाहर से जो देख रहा है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेसिकली उसका फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन के अंदर कोई पर्सन है, उसके पास वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन ट्रेन के अंदर कोई पर्सन है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा पर्सन रेस्ट पे है, तो उसी पर्सन की काइनेटिक एनर्जी उस ट्रेन वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 0 होगी। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जिसको बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, अब चाहे वो किसी बॉडी पर हो चाहे सिस्टम पे हो, ठीक है, एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं या सिस्टम पे जितने भी फोर्स वर्क कर रहे हैं, वो उस बॉडी या सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहां पे भी वर्क किसका, ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल। ऑल में सारे फोर्सेस आ जाते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। ध्यान रखना, चेंज का मतलब हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। जैसे अब एक एग्जांपल करें हम, A bullet weighing 10 gram is fired with velocity 800 meter per second. After passing through a mud wall 1 meter thick, its velocity decreases to 100 meter per second. Find average resistance offered by the mud wall. अब देखो, मड वॉल की हमें फोर्स वगैरह की किसी चीज की नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, that is k final minus k initial। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, अब इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ एक मड वॉल का ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। एवरेज रेजिस्टेंस, तो एवरेज फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स जैसा ही मान सकते हैं। मान लो एवरेज फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स वर्क हो गया, ठीक है। या अब रेजिस्टिव फोर्स है तो वो कैसे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस भी बोल सकते हैं इसको, कि वर्क डन, क्योंकि ये सब चीजें साइन के साथ रखनी है प्रॉपर। तो एफ एवरेज इनटू डिस्प्लेसमेंट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, तो डिक्रीज होके स्पीड हो गई 100, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू 100 का स्क्वायर, और इनिशियली कितनी है, हाफ एम इंटू 800 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो एवरेज है, तो माइनस, या भी इसको मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देता हूं पहले। तो s तो 1 है, देखो s को 1 रख ही देते हैं, तो s से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस एफ एवरेज, s इज 1, तो 1 तो 1 ही है। अच्छा, इसको भी देखो सॉल्व करने के लिए पूरा एक्सपेंड करने की बजाय हम डायरेक्टली देखो कभी क्या कॉमन लेके ये सॉल्व करें, सॉल्व करने में भी टाइम सेव करना है। तो हमने 100 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अब यहां से क्या बचा 1,
और यहां से क्या बचा, 100 का स्क्वायर कॉमन लिया तो 100 कॉमन लिया तो 8 का स्क्वायर बचा। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। तो हाफ एम कितना है, 10 ग्राम, यानी कि 10/1000 इंटू 100 इंटू -63। ठीक है, तो 1000 और ये 10 और 100 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एवरेज कितना आ जाएगा, 6300/2। ठीक है, तो 3150 न्यूटन। इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों लगाए, किसी सवाल पूछा है तो देखो, वर्क जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब क्या है कि भाई बुलेट ऐसे जा रही है तो मड बॉल उस पर जो फोर्स लगाएगी वो तो इधर लगाएगी ना, जो फोर्स लगाएगी रेजिस्टिव फोर्सेस, तो उसको हम जब एवरेज की बात करते हैं कांस्टेंट ऐसा मान सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा होता है, तो कॉस 180 डिग्री इज -1, तो इसलिए हमने ये नेगेटिव साइन यहां पर यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो इट इज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। एक सिस्टम की उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन दिस सिस्टम, की पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं सिस्टम में, उसके कारण जो वर्क करने की एबिलिटी या क्षमता होती है उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। एक दूसरी डेफिनेशन उसको ऐसे बोला जाता है, द एनर्जी विच अ बॉडी हैज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। देखो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन की जाती है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में जो पार्टिकल्स हैं एक सिस्टम के, उनकी पोजीशंस क्या हैं, कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, लोकेशंस क्या हैं, उसके कारण अगर किसी सिस्टम के पास वर्क करने की कोई कैपेबिलिटी है, उसको ही पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। जैसे हम नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं पार्टिकल की ग्रेविटी के कारण mgh, तो वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, हाइट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो पोजीशन या लोकेशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो वर्क करने की एबिलिटी होती है उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होती है, change in potential energy is negative of work done by internal conservative forces। ठीक है, तो ये ज्यादा काम की डेफिनेशन है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू, चेंज का मतलब हमेशा क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये हम ज्यादातर यूज करते हैं डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, कहीं पर भी फिजिक्स में ये डेफिनेशन हमेशा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, कभी भी हमें किसी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क लिखना है तो वो भी हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके लिख सकते हैं कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। कैसे कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो कभी भी हमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो कभी भी हमें स्प्रिंग फोर्स का वर्क बताना है तो वो क्या लिख सकते हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उसका कभी भी हमें वर्क लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना आता है तो हम आसानी से किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क बता सकते हैं। इंटरनल कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, देखो जनरली जब भी पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं, एक सिस्टम की बात करते हैं, जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम अर्थ और ब्लॉक के सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। जब हम स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हैं तो हम स्प्रिंग और ब्लॉक के सिस्टम की बात करते हैं। अगर हम दो चार्जेस के सिस्टम की बात कर रहे हैं, Q1 Q2, तो हम इस सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर जो फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव, वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अर्थ और किसी ब्लॉक के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ और ब्लॉक का इंटरनल फोर्स हो गया। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जो स्प्रिंग का फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो गया। दो चार्जेस के सिस्टम के लिए जो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्स हो गया।
तो इस तरह से जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो एक सिस्टम के लिए ही करते हैं, और उस सिस्टम का वो फोर्स बन जाता है इंटरनल फोर्स। उसका वर्क किसी भी सिस्टम पे क्या लिखा जा सकता है, U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी इन डिफरेंट कंजर्वेटिव फील्ड्स, तो जो मैकेनिक्स में आती हैं वो मेनली ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स आता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो अगर हम अर्थ सरफेस को रेफरेंस मान लें, ये और देखो ये तब की पोटेंशियल एनर्जी है जब हम अर्थ के नजदीक बात कर रहे हैं कि अर्थ को हम एक फ्लैट जैसा मान लें, अर्थ के कारण एक्सीलरेशन g है, तो किसी भी हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी हम mgh लिख सकते हैं आगे। लेकिन हम ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में देखेंगे कि दो पार्टिकल्स हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी हम डिफरेंट तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं दो चार्जेस की, वैसे ही ग्रेविटेशन में भी करते हैं ये। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चंस या केसेस देखेंगे उसमें क्या देखेंगे, अर्थ के सरफेस के नजदीक अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अर्थ के सरफेस के नजदीक हम अर्थ के जो फोर्स के कारण एक्सीलरेशन है उसको कांस्टेंट मान सकते हैं, और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी किसी भी h हाइट पर क्या लिख सकते हैं, mgh लिख सकते हैं। ऐसे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और अगर उसमें कंप्रेशन या एक्सटेंशन x होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क अगर कभी भी हमें लिखना है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। देखो ग्रेविटी का तो आसान है, कांस्टेंट फोर्स होता है, तो डायरेक्टली हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग का नॉन मतलब ये वेरिएबल फोर्स है, तो या तो हमें इंटीग्रेट करना पड़े, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। कभी भी स्प्रिंग का वर्क हमें लिखना हो तो U इनिशियल माइनस U फाइनल से लिखेंगे। और इनफैक्ट कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स वाला सिस्टम है वहां पे हम उस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या लिख सकते हैं, U इनिशियल माइनस U फाइनल। चलो जैसे एक एग्जांपल देखें, फाइंड आउट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स टू स्लोली एक्सटेंड द स्प्रिंग फ्रॉम x टू 2x। अब देखो इसमें स्प्रिंग फोर्स का वर्क पूछा है, नहीं अप्लाइड फोर्स का वर्क पूछा, स्लोली एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या लगाना है, पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे कि एक तो अप्लाइड फोर्स है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, एक कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, दो फोर्स लग रहे हैं, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अब अप्लाइड फोर्स का वर्क हमें बताना है, इसको मैं WA बोल देता हूं। स्प्रिंग फोर्स का वर्क क्या होता है हम जानते हैं, U इनिशियल माइनस U फाइनल। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैसे लिख सकते हैं, और स्लोली एक्सटेंड करने का मतलब यह है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कर देना कि x डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दें, नहीं। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जो हाफ के एक्स स्क्वायर है उसमें x हमेशा नेचुरल लेंथ से मेजर किया जाता है, तो वर्क डन बाय जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब फाइनली कितना एक्सटेंशन कर दिया हमने स्प्रिंग में, 2x, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हाफ के इंटू 2x का स्क्वायर। इनिशियली कितना एक्सटेंशन था x, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/2 के एक्स स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो ऐसे स्प्रिंग का वर्क कभी भी हमें लिखना है तो ध्यान रखना है इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। वैसे फोर्स तो वेरिएबल है, लेकिन हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं कि हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो हम डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं स्प्रिंग का वर्क लिखने के लिए। ठीक है, यही हमने यहां पर करके बता रखा है। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, तो जैसे हमने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन की जाती है। तो कैसे डिफाइन की जाती है, तो ऑलरेडी हमने देखा भी था कि क्या देखा था हमने कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये हमने देखा था, ये डेफिनेशन है। तो बेसिकली फोर्स क्या होता है, इंटीग्रल एफ डी एस, तो इंटीग्रल एफ डी एस ऐसे बोल सकते हैं। तो इसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं फोर्स से, और फोर्स के इंटीग्रेशन से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, तो इंटीग्रेशन का रिवर्स ऑपरेशन क्या है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से हम क्या बता सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये यहां पे बता रहे हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी r का फंक्शन है, r मतलब रेडियल डिस्टेंस, रेडियल मतलब
कि कोई भी ओरिजिन या सेंटर है उससे ऐसे रेडियल डायरेक्शन में कोई ऐसे पॉइंट है इस तरह से। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ आर, देन फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस du/dr। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी आर का फंक्शन है तो फोर्स क्या हो जाता है, माइनस du/dr। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ये भी कई जगह काम आ जाते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो फिर फोर्स क्या हो जाता है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। माइनस डेल यू बाई डेल एक्स इंटू आई कैप, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो फिर प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू के कैप। ये डेल होता है, जैसे डी यू बाई डी आर है मतलब डिफरेंशिएशन, डेल जब लगाते हैं इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि जब हम डेल यू बाई डेल एक्स लिख रहे हैं, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब है जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें y और z को क्या मान के चलना है, कांस्टेंट मान के चलना है। ऐसे ही जब हम डेल u बाय डेल y लिख रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब है जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट मानना है। और ऐसे डेल u बाय डेल z जब हम लिख रहे हैं तो हम z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी x और y को कांस्टेंट मानकर चलना है। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है फोर्स से, ये तो क्या हो गया, हमने फोर्स निकाला पोटेंशियल एनर्जी से, कि हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पता है, हमको फोर्स निकालना है, हमने इस तरह से निकाल लिया। अब अगर फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो अगर फोर्स आर वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और अगर फोर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की फॉर्म में, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस एफ एक्स डी एक्स, माइनस कॉमन ले लिया तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, जैसे इनको एक दो एग्जांपल से भी समझते हैं कि जैसे पोटेंशियल, अब हमें फोर्स निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई का फंक्शन है, तो यहां से हम एफ एक्स निकाल लेंगे, तो एफ एक्स किसके बराबर होगा, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। तो माइनस, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट मान लेंगे, तो x का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, y को कांस्टेंट माना तो y का 0 ही हो गया। फिर fy निकालेंगे, माइनस डेल यू बाय डेल y, तो माइनस कॉमन ले लिया, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का कितना आ गया 2y, तो माइनस 2y हो गया। तो जो फोर्स आएगा अब वो क्या हो जाएगा, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ एक्स प्लस एफ वाई नहीं कर देना, ध्यान रखना, एफ एक्स इंटू आई कैप प्लस एफ वाई इंटू जे कैप, तो माइनस 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप, चाहे तो माइनस 2 कॉमन भी ले सकते हैं। और यह आ जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसी फोर्स से अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें रिवर्स ऑपरेशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, क्या रहेगा, माइनस इंटीग्रल माइनस 2x dx माइनस 2y dy, माइनस बाहर लोगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचा 2x का इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, और यहां पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तो एक c आ जाएगा। c डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन पे, अगर कुछ दिया होता कि जैसे x 0 y 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो वो सब्स्टिट्यूट करके c की वैल्यू निकाल लेते, अगर कुछ नहीं दिया तो आंसर ऐसे ही हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। उसके बाद इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर कहलाता है। अब इक्विलिब्रियम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है, उसको लेकिन वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो उसके वापस उसी पोजीशन में आने की टेंडेंसी होगी। जैसे एक फिगर देखें तो पार्टिकल अभी इक्विलिब्रियम पर है लेकिन इसको राइट में डिस्प्लेस करेंगे तो वापस नीचे आने की टेंडेंसी होगी, लेफ्ट में करेंगे तो भी वापस जाने की टेंडेंसी होगी। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक है,
ऐसे ही केस में बॉडी का ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है। फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन अगर उसको वहां से डिस्प्लेस करेंगे तो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाने की टेंडेंसी होगी। राइट में डिस्प्लेस करेंगे तो दूर चला जाएगा, लेफ्ट में करेंगे तो भी दूर चला जाएगा। फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन अगर उसको डिस्प्लेस करेंगे तो वो नई पोजीशन में भी इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा। ठीक है, तो स्टेबल का मतलब जैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इनिशियली, इसको थोड़ा सा राइट में ले जाएंगे तो वापस आने की टेंडेंसी होगी, लेफ्ट में ले जाएंगे तो भी वापस आने की टेंडेंसी होगी। अनस्टेबल में थोड़ा सा दूर ले जाएंगे तो उसके वहां से इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाने की टेंडेंसी होगी। न्यूट्रल में उसको दूर ले जाएंगे तो वहां पर भी वो इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? तो मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। अब मैकेनिकल एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी ही है, एसआई यूनिट जूल हो गई। ये भी डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। और देखो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है। अब हमने क्या देखा है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसमें पोटेंशियल प्लस काइनेटिक है, काइनेटिक कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बाकी मैकेनिकल एनर्जी जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, लेकिन पोटेंशियल नेगेटिव हो सकती है और काइनेटिक से ज्यादा हो तो टोटल नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैकेनिकल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, अच्छा एक सवाल पूछा है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब तो वही कि बॉडी किस पे है, इक्विलिब्रियम पर। अब अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां पे बॉडी के पास वेलोसिटी भी है, तो उस इंस्टेंट पे उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल देंगे। कि मतलब इक्विलिब्रियम है, वहां पे नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन उसके पास वेलोसिटी है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोल दिया जाता है। ये टर्मिनोलॉजी इस तरह से यूज की जाती है। ठीक है, कि अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेस्ट पे है तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वर्क एनर्जी पावर के वो कंप्लीट हुए। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में इसके प्रॉब्लम्स लेंगे।